हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, बाकी के जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे बिजनेस स्टडी के, वो पूरा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस से। किससे? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस से। तो पहली बात आती है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में क्या बताया गया है, देखो। It refers to obligation to take decisions, those decisions perform those actions which are desirable in terms of objectives or values of our society। अब बात आती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकॉर्डिंग टू, इसमें याद रखने की बात है, कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है क्या चीज? कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एनवीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, शेड्यूल के बारे में इसका पूछा गया था। शेड्यूल है इसका, सेवंथ शेड्यूल है। और इसका प्रॉफिट के बारे में पूछ लिया जाए तो 2% ऑफ एवरेज लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट हम लेंगे। अब बात आती है आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ है, एविडेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स है, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल विद बिजनेस है, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी में है, बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस है, होल्डिंग बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल प्रॉब्लम्स है। आर्गुमेंट्स क्या है अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में? कि वोलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, बर्डन ऑन कंज्यूमर्स है, लैक ऑफ सोशल स्किल्स है, लैक ऑफ बोर्ड पब्लिक सपोर्ट्स, मतलब पब्लिक का भी कोई सपोर्ट्स नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट important recent change in the attitude of business people have been realization that they have social obligations to fulfill beside their own existence through profitable activity। Reason and factors which have forced persuaded businessmen to consider their responsibility, ऐसे कौन कौन से रीजन हैं? थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस है, सब इसमें क्या बोला गया? थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस है, प्रेजेंस ऑफ लेबर मूवमेंट है, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर है, जिसके ऊपर मतलब कि मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कहने का मतलब कॉन्शियसनेस है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन का डेवलपमेंट करता है, इम्पैक्ट कंज्यूमर को भी इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट भी है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल क्लास है। अब बात आती है कि जो मेन पॉइंट आता है इसमें, उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितने टाइप्स की होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक इकोनॉमिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्ट्रिक्शनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात आती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड ग्रुप्स, जिसमें आता है शेयर होल्डर्स ऑफ और ओनर्स, जिसको क्या क्या मिलना चाहिए? देखो, फेयर रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्रोवाइड रेगुलर एक्यूरेट फुल इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। वर्कर्स को क्या है? वर्कर्स के लिए क्या?
क्या है, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फॉर मीनिंगफुल वर्क के लिए, राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन उनको देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स देने चाहिए उनको, फेयर वेजेस फेयर डील्स देनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए क्या है, देखो, सप्लाई राइट क्वांटिटी में देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स का क्या होना चाहिए, सही अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट अडल्ट्रेशन, पुअर क्वालिटी, लैक्स डिजायर सर्विस होनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए प्रोडक्ट को लेकर के। गवर्नमेंट्स के क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए लॉज की, पे टैक्स ओनेस्टली पे करना चाहिए, जो लगभग उसके बाद आता है प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना चाहिए। अब बात आता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और उसका रोल क्या है बिजनेस में, कि पोल्यूशन, द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू और इन्वायरमेंट, ये पोल्यूशन क्या है, एक हार्मफुल सब्सटेंस है किसका, इन्वायरमेंट में। उसके बाद बोला है ऑल द सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, ऑल द सेक्टर्स ऑफ द अवर सोसाइटी लाइक इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, जनरल वेस्ट। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब चीजें तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। उसके बाद बोला गया है यूनाइटेड नेशन हैज आइडेंटिफाइड 8 प्रॉब्लम्स, जिसमें 8 प्रॉब्लम्स आई है क्योज डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट के कारण। उसके बाद जो जो 8 कारण है वो कौन कौन से हैं, कौन से है वो, ओजन डिप्लेशंस का है, ग्लोबल वार्मिंग का है, सॉलिड हैजार्डियस वेस्टेज है, वाटर पोल्यूशन है, फ्रेश वाटर क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज है, डिफोरेस्टेशन है, कौन से है वो, ओजन डिप्लेशंस का है, ग्लोबल लैंड डिग्रेडेशन है, और डेंजर्स टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ये हमारे क्या है, 8 प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आता है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, क्या क्या करना चाहिए हमें, रिडक्शन करना चाहिए हेल्थ हैजर्ड्स का, रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी है, कॉस्ट सेविंग्स है, इम्प्रूव पब्लिक इमेज है, अदर सोशल बेनिफिट्स है। ये एक तरीके के हमारे कॉमन टॉपिक्स है, जो क्या बोलते हैं, जो जिसको सबको मतलब लगभग आते हैं, इसमें से क्वेश्चंस पुट आउट नहीं किया जाएगा, इसमें से जो क्वेश्चंस है ये जनरली पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कंज्यूमर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला। उसके बाद आता है स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिजनेस क्या स्टेप्स लेते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम देखेंगे क्या है, कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं उसको बचाने के लिए। एंश्योरिंग द कमिटमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन शेयर्स थ्रू द इंटरप्राइजेज बाय ऑल डिविजन्स, परचेज क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय सुपीरियर टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स। तो मतलब ये क्या क्या करते हैं वो सब चीज। पीरियोडिकली असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स हमारे चलाना चाहिए। अरेंजमेंट करने चाहिए हमारे एजुकेशनल वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग मटेरियल का। तो मतलब ये अलग अलग जो है स्टेप्स है वो करते हैं, कौन बिजनेस करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को बचाने के लिए। अब उसके बाद आते हैं कि हमारा क्या, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स मतलब होता है एक तरीके का, एथिक्स हैज द ओरिजिन ग्रीक वर्ड जिसका नाम है एथिक्स, मींस मतलब कैरेक्टर्स, नॉर्म्स, आइडियल्स, मोरल्स प्रिविलेज इन ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अब बात आता है कि जो बिजनेस एथिक्स है कंसर्न जो रिलेटेड होता है इटसेल्फ विद द रिलेशनशिप किसके, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ, टेक्निक्स के साथ एंड बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट है, पब्लिकेशन ऑफ कोड है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स है, मेजरिंग रिजल्ट्स है। अब बात आती है कि एक तरीके का क्विक रीजन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी परस्यूइंग दोज पॉलिसीज टू मेक दोज डिसीजंस और फॉलो द लाइंस ऑफ एक्शंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म ऑफ बिजनेस वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंपल्सरी टू बी फॉलोड एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस इन्वायरमेंट से जो इफेक्ट करता है एक्सटर्नल फोर्सेस को और इंटरनल फोर्सेस को। पॉल्यूशन क्या है ये आपको पता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। एथिक्स, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? अब बात आती है कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो कि अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। अब इसमें बताया गया है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें कि एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज वेदर चीज जो छोटा हो नीड्स फाइनेंस टू कैरी आउट ऑपरेशंस। बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस हैज इंक्रीज, जो इम्पोर्टेंस है फाइनेंस की वो बढ़ गई है क्योंकि मास प्रोडक्शन, यूज ऑफ कैपिटल, इंसेंटिव्स, टेक्निक्स, एज ए रिजल्ट फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। जो हमारा पैसा ही है, पैसा क्या है एक तरीके का, पैसा क्या है, एक तरीके का ब्लड है, हमारे खून में ब्लड होता है, वैसे ही बिजनेस के लिए क्या है, पैसा भी एक ब्लड है, एक तरीके का खून है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना में हेल्प करती है। क्या चीज, इन डीलिंग बिजनेस फाइनेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कनेक्ट these between the profit and loss, balance sheet, cash flow. You can then conclude your document if there is a shortage of capital business finance can provide। मतलब बिजनेस फाइनेंस में अवेलेबल करवाने में दोनों में काम मतलब कि कहने का मतलब इसका सिंपल भाषा में अगर बोले कि जो हमारा बिजनेस फाइनेंस स्टेटमेंट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना शॉर्टेज है, उन सब चीज का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंस का हम प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन कर सकते हैं हम कि well good great product business model being successful business you need to people to aware the best way of doing this the promotion and marketing the large demands, जिससे कि हम क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, हमारा डिमांड बढ़ेगा। उसके बाद आता है नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस को जो जरूरत पड़ती है, ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड सम फाइनेंस टू स्टार्ट के लिए,
टू रन डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, टू मॉडर्नाइज एक्सपेंस और या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस के लिए। उसके बाद बात आती है कि जो फाइनेंशियल नीड है बिजनेस की कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको बोला है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बात आता है कि जो ओनर्स फंड है उसका मीनिंग क्या है, मेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। शेयर्स क्या होते हैं? द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, उसको क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद क्या बोला है? द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर बोला जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स नॉर्मली इशूड बाय द कंपनी, दीज आर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये आपको पता है। इक्विटी शेयर्स वो है जिसको पहले क्या मिलेगा, जिसको राइट्स है किसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओनरशिप ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ओनर ऑफ फंड भी बोला जाता है, और उनको वोटिंग करने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन जो डिविडेंड है वो बाद में दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पहले डिविडेंड दिया जाएगा फिक्स रेट से आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्लियर है बात? उसके बाद आता है मेरिट्स क्या है इक्विटी शेयर्स की। मेरिट्स है इक्विटी शेयर्स की क्या है? फाउंडेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी है। स्टैंड इन द लास्ट क्लेम, लास्ट पर दिया जाता है। उसके बाद इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्थनेस, देता है किसको? कंपनी को। कॉन्फिडेंस प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर है। इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक बिगर रिस्क, हायर रिटर्न, वो किस में पैसा लगाते हैं? इक्विटी शेयर में। उसके बाद बोला देयर इज नो बर्डन ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं होता पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इक्विटी शेयर रेज फंड विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। लिमिटेशंस क्या है? इन्वेस्टर हु प्रेफर स्टडी इनकम, उसके लिए सुटेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। द इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर dilutes द वोटिंग राइट पावर अर्निंग एग्जिस्टिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब बात आती मेरिट्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर को कंट्रोल इक्विटी ओवर द मैनेजमेंट एज ए प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव वोटिंग राइट नहीं है। फिक्स रेट से डिविडेंड दी जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर हैव रीजनेबल स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो दे आर सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स रेट विद लो रिस्क। लिमिटेशंस क्या है प्रेफरेंस शेयर की? भाई कुछ वो मेरिट्स है तो कुछ लिमिटेशंस भी है। रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर में इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। द रेट्स ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर अबाउट द डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट, देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स है। प्रेफरेंस शेयर आर नॉट प्रिफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू रिस्क आर इंटरेस्ट इन हायर रिटर्न्स। प्रेफरेंस कैपिटल dilute the claim of equity shareholders over the assets of the company। तो ये थे क्या इसके लिमिटेशंस। अब बात आती है रिटेन अर्निंग क्या होता है। रिटेन अर्निंग मतलब कि अपने पास रख लेना। रिटेन मतलब अपने पास रख लेना। कहने का मतलब कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल द अर्निंग अमाउंट्स द शेयर होल्डर्स डिविडेंड, मतलब जितना प्रॉफिट कंपनी कमाया है वो सारा का सारा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। कुछ पोर्शन उसमें से, मतलब कि 10,000 रुपए कमाए कंपनी ने, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें से 10,000 के 10,000 क्या है, 10,000 के 10,000 क्या है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। 10,000 के 10,000 वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उसमें से सपोज उन्होंने क्या 6,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी का 4,000 उन्होंने अपने पास रख लिया एज ए रिटेन अर्निंग। तो पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग में बी रिटेन बाय द बिजनेस फॉर यूज, फ्यूचर में यूज करने के लिए। दिस इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, रिटेन अर्निंग। उसके बाद क्या बोला गया है
इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। ये क्या है, इंटरनल फाइनेंसिंग का सोर्स है, सेल्फ फाइनेंसिंग का है। इसको क्या बोला जाता है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, इंटरनल फाइनेंसिंग है। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लोइंग बैक इज एन ऑर्गेनाइज डिपेंड ऑन द मैनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट होगा, डिविडेंड पॉलिसी होगी, एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स ऑफ रिटर्न अर्निंग क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, डज नॉट इन्वॉल्व एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कोई नहीं है, कोई इंटरेस्ट देना नहीं, कोई डिविडेंड देना नहीं। एज द फंड जनरेटेड इंटरनली देर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशंस। क्या है, ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशंस है। उसके बाद क्या बोला गया है इसमें, देखो, इट एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। मतलब ये कैपेसिटी बनाता है कि जो अननोन लॉसेस होने वाले हैं उनको भी क्या कर सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि उनको वो कवर कर सकता है। इट में लीड इंक्रीज द मार्केट प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये क्या क्या है, इंक्रीज करता है मार्केट प्राइस किसके, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी के। तो ये थे हमारी क्या है, मेरिट से रिटर्न अर्निंग के। अब बात आती है कि इसके मेरिट्स है तो कुछ लिमिटेशंस भी है। अब बात आती है कि जो हमारी लिमिटेशन है उसमें क्या बोला है, एक्सेसिव फ्लोइंग बैक में क्यूज डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयर होल्डर दिस विल बी। अगर ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट अपने पास ही रखेंगे, बांटेंगे नहीं, तो मतलब कहने के बदले जो शेयर होल्डर है वो क्या हो जाएंगे, उनको डर लगेगा कि हमारे पास तो डिविडेंड का पैसा ही नहीं आ रहा। इट अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है द प्रॉफिट फ्रॉम द फ्लक्चुएटिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फंड्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैनी फर्म्स, दिस मे लीड्स टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड्स। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड पे लॉन्ग टर्म इक्विटी, मीडियम टर्म इक्विटी, शॉर्ट टर्म इक्विटी। लॉन्ग टर्म में आता है इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल। मीडियम टर्म में आता है लॉन्ग फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म में आता है ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, कॉमर्शियल पेपर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे बांट दिया है। ओनर्स फंड्स में आता है इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग। बोरोड में आता है डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीन फाइनेंसिंग। और अगली बात आता है कि किस पे, जनरेशन पे। इंटरनल सोर्स में क्या है, इक्विटी शेयर्स, कैपिटल, रिटेन अर्निंग। एक्सटर्नल पे क्या बोला गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग। ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज है। उसके बाद आता है हमारा किस चीज का रिवीजन, आता है बोरोड फंड। नाम सुना है, बोरोड। बोरोड मतलब पैसे उधार लेना। बोरोड फंड क्या होता है, फंड रेज थ्रू दी लोन्स और बोरोइंग। बोरोइंग से पैसा लेना, उधार लेना, लोन लेना, वो क्या कहलाता है, बोरोइंग फंड। किस किस से ले सकते हैं हम, सबसे बात, द सोर्स ऑफ रेजिंग द बोरोड फंड इंक्लूड्स, जिसमें इंक्लूड किया जाता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, सच।
a certain terms and conditions and have to be repaid after the expiry of that period. नेक्स्ट आता है डिबेंचर। डिबेंचर्स एक तरीके के लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इसमें क्या बोल लॉन्ग टर्म सोर्स किसका डॉक्यूमेंट्स बोला, फंड का। डिबेंचर इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रेजिंग क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैपिटल है। एक कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर विच बियर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है इशूड बाय द कंपनी एंड एक्नॉलेजमेंट that the company borrowed certain amount of money which promised to repay at the future date. Bonds क्या होता है, it is a secured non convertible debentures debts instrument issued by the government or specialized finance institution. Financial institutions क्या होते हैं, financial institutions are established by the central as well as state government. They provide the both owned capital and loan capital for the long term, medium term supplements the traditional financial agencies commercial bank. तो क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। अगली बात आती है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक आपको बता दिया, पब्लिक डिपॉजिट बता दिया, द डिपॉजिट रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक डिपॉजिट होते हैं। रेट ऑफ interest offered by the public deposit are usually higher than the offered by the bank rate. Any person who is interested deposit money in organization can do filling up prescribed forms. Trade credit क्या होता है, credit facility allowed by the business organization to customer at a reasonable standing account of purchase and supply made by the immediate payment. अब बात आता है कि जो इंपॉर्टेंट है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी, फुल फॉर्म याद कर लेना आईसीडी की। आईसीडी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। क्या है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है मेड बाय द कंपनी विद अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरे कंपनी से पैसे उधार देती है शॉर्ट टर्म के लिए, एक तरीके से वो हमारा क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है। और जो मिनिमम पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, 7 days विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 year। कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 year। क्लियर है बात। अब बात आता है कि फाइनेंस। अब बात आता है कि हमारा क्या चाहिए, फाइनेंस। फंड्स फ्रॉम कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस फाइनेंस क्या कहता है, इट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन द मीटिंग्स द फाइनेंशियल नीड्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। फिक्स कैपिटल क्या होता है, पता चल गया आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाती है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, होल्ड करंट एसेट्स के लिए। ओनर्स फंड को आपको पता चल गया, फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर इंटरप्राइजेस रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। उसके बाद आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या है, रेज्ड थ्रू द लोन्स बोरोइंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पीरियड ऑन ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म इन एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट और टू रिफंड बोरोड अमाउंट। शेयर्स बता दिया आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल रेज बाय द कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रेज बाय द कंपनी यूजिंग इक्विटी शेयर। शेयर होल्डर्स क्या होता है, इन्वेस्टर हु सब्सक्राइब द शेयर्स हु अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड इन द मार्केट। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल क्या होती है ये आपको बता दिया। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, मार्केट वेयर न्यूली इश्यूड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जो नई सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। रेजिडुअल ओनर्स क्या होते हैं, द ओनर्स ऑफ ए बिजनेस इक्विटी शेयर होल्डर हु रिसीव रेजिडुअल इनकम आफ्टर मीटिंग ऑल द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू द क्रेडिटर, वो होते हैं रेजिडुअल ओनर।
उसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? रेट रिटर्न पेड बाय द ओनर्स, रिटर्न पेड टू द शेयर होल्डर इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी शोइंग प्रोपोर्शनल टू डेप्ट टू इक्विटी। क्या होता है? डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी। और एक होता है डेप्ट टू टोटल डेप्ट। इसमें आ जाता है इक्विटी प्लस डेप्ट भी आ जाता है किसमें? कैपिटल स्ट्रक्चर में। रिटेन अर्निंग आपको बता दिया। अब बात आता है कि स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। अब इसमें हम देखते हैं क्या चीज है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज, जिससे पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस रेज आउट किए जाएंगे, क्योंकि जो आज के टाइम पे जो है कि मतलब कि कहने का मतलब इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रेज आउट किए जाएंगे। अब देख लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस सेटिंग अपॉन वन ओन बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बी employment and practicing some profession, क्या बोलते हैं, सॉरी, professions. Entrepreneurship development is the mean of enhancing the knowledge and skill of entrepreneurship through the several classroom coachings programs and training. The main point of development process is to strengthen and increasing the number of entrepreneurs. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, लॉफुल है, इनोवेशन है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन है, रिस्क टेकिंग है, नीड क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, पे फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ है, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग है। प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की? तो सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे, उसके बाद उसका इवेल्युएशन करेंगे, प्लान बनाएंगे, फिर रिसोर्सेज देखेंगे, मैनेजिंग द कंपनी, फिर हार्वेस्टिंग करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब intellectual property rights means through the patents, copyright, trademark holders, intellectual property right have the monopoly on the usage of property items. Sometimes the period, the term intellectual property begins used to in 19th century से कब से start हुआ था? 19th century से। only 20th century only 20th century did it become the parts of world legal system। ये याद रख सकते हो कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो 19th में यूज किया गया था, लेकिन बिकम पार्ट हो गया था वर्ल्ड लीगल सिस्टम का कब? 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्मॉल बिजनेस में क्या आता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, encourage small industry unit, export oriented units, small scale industry owned managed by workmen entrepreneur, tiny industries, small scale services business, industries related inventory enterprises, माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेज, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये सभी किस में आते हैं? हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में। नेक्स्ट हमारा आता है रोल एंड स्मॉल बिजनेस इंडिया, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो क्या क्या रोल है स्मॉल बिजनेस इन इंडिया में? मेजर पोर्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, सिंपल फ्लेक्सिबल तबीयत बिल्कुल ठीक ही नहीं हुई अभी तक। क्विक डिसीजंस लेते हैं, अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ फूड्स है।
बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है, गुड पर्सनल रिलेशंस है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज में क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, प्रिवेंट्स माइग्रेशन है, रिड्यूसिंग इन इक्वलिटीज है। प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसमें? पहला, फाइनेंस नहीं मिल पाता है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, मार्केटिंग नहीं हो पाती, क्वालिटी के गुड्स नहीं हो पाते, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी मतलब कि एक न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते, सिकनेस है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन है। अब बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर एसएसआई। क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स एजेंसीज किसके लिए? एसएसआई के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। अब क्या क्या किया है? गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया है। क्या चीज? नेशनल एग्रीकल्चर फॉर नाबार्ड, आपको याद रख लेना है नाबार्ड की फुल फॉर्म, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन ऑफ इंटरप्राइजेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, रूरल एंड वुमेन डेवलपमेंट, वर्ल्ड एसोसिएशन स्मॉल बिजनेस मीडियम इंटरप्राइजेस स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। स्फूर्ति कब आया था? ये स्फूर्ति 2005 में। नाबार्ड कब बना था? ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए, और इसकी प्रॉपर एक वीडियो आपको डिटेल में दी हुई है। 2005 में। आपको ये याद होना चाहिए कि ये कब कब बने थे, इसके प्रॉपर डिटेल एक वीडियो भी दी हुई है आपको, वो जा करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टडी के में मिल जाएगी। अब उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिसकी फुल फॉर्म है DICS की, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंट्रिक। इंसेंटिव्स है लैंड, वाटर, पावर, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, रॉ मटेरियल, टैक्स हॉलीडेज। अब बात आता है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो कब सेटअप किया था? 1955 में, प्रमोट्स के लिए फास्टर ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया में, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया गया था 1995 में। फंक्शंस क्या है NSI का? इट सप्लाइज इंपोर्टेड मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन इजी higher purchase scheme. It export the products of small unit. It provide technology प्रोवाइड करवाती है, हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस देती है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। अब आता है कि DICAS, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, कब स्टैब्लिश किया गया था? 1978 में, मई में 1978 में, और वो कब किया गया था? 1955 में। मतलब इसका मतलब 1955 में पहले आ गया था नेशनल, डिस्ट्रिक्ट बाद में आया था तो 1978 में। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इज इंस्टीट्यूशन एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, कहाँ पर बनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में। with all service supports facility to entrepreneurship for setting up small village industry, identification of suitable schemes, preparation of feasibility reports, arranging the credit, machinery, equipment, provisions of law materials, other extension services may activities taken in the centers। की टर्म्स क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? माइक्रो इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेस क्या होती है? इन सच इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा? नॉट एक्सीड देन द 25 लाख। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एक्सीड नहीं होगा मोर देन द 25 लैक्स, लेकिन कब तक? 5 करोड़ से नीचे, 25 लाख से ज्यादा। मीडियम में कितना होगा? 5 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से कम। ये आपको याद रखने की जरूरत है बिल्कुल। माइक्रो में कितना है? 25 लाख। स्मॉल में कितना है? 25 लाख टू 5 करोड़। और मीडियम में कितना है? 5 करोड़ टू 10 करोड़। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होता है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज बाय द इंडिविजुअल्स with a private resource producing sample good using indigenous technology, sample equipment, normally use familiar labor। रीजनल डिस्पैरिटी,
रीजनल डिस्पैरिटी क्या बताया गया है इसमें? अनइक्वल अनबैलेंस डेवलपमेंट ऑफ सम रीजन्स एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स विच आर फुल्ली डेवलप्ड इकोनॉमिक सोसाइटी। ये किसमें है? रीजनल डिस्पैरिटी है। इकोनॉमिक सोसाइटी में हेल्प करती है रीजनल डिस्पैरिटी, जिसमें अनइक्वल क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। मतलब कि कहने का मतलब एक साइड में, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं या एक इलाका हम देखते हैं डेवलप हो गया, दूसरा कि अनडेवलप्ड है। नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एज पर द टेस्ट प्रेफरेंस नीड्स इंडिविजुअल कंज्यूमर। नाबार्ड, अब नाबार्ड देखिए जो कब बना था? 15 जुलाई 1982 में। फिर दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, 15 जुलाई 1992 में। प्रोवाइड किस लिए किया गया था? रूरल एरियाज को प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट में। क्लियर है बात? अब आता है कि RSBDC, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, जो रूरल बिजनेस स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है, सेटअप किया था वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट टेक्निकल सपोर्ट्स माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल। क्या सेटअप किया था? रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स। NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश कब किया गया था? 1995 में। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, कब स्टैब्लिश किया गया था? 1988 में। टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलप द स्मॉल सेक्टर इंडिया। उसके बाद बोला है NCEUS, द नेशनल कमीशन ऑफ इंटरप्राइजेज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कॉन्स्टिट्यूटेड कब बनाया? सितंबर 2004 में। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफरिंग वेरियस स्कीम अंडर द डेवलपमेंट इनफॉर्मल सेक्टर। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। RWED, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्स क्या था? प्रमोटिंग कंडक्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट्स, सपोर्ट इन्वायरमेंटल initiatives taken by the women and rural development. WASME, World Association for Small Medium Enterprises, is international body setup for promotion of small scale enterprises। ये आपको याद रखने हैं फुल फॉर्म, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्फूर्ति स्कीम फंड है फॉर scheme of fund for regeneration of traditional industries created by the government to enhance the productivity competitiveness of traditional industry। DIC के क्या बताया गया है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर आर established with the objective to make available all necessary service at the one place for small scale industries। उसके बाद आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या बताया गया? इंटरनल ट्रेड मतलब सामान को खरीदना और बेचना विद इन ए कंट्री, उसको क्या बोला गया? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो टाइप्स की होती है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या बोला है? होलसेल ट्रेड रेफर्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर पर्पज ऑफ रीसेल। और रिटेल में क्या बोला है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हु बाइज द गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स द गुड्स टू डिफरेंट वेराइटी स्मॉल क्वांटिटीज, उसको क्या बोला जाएगा? रिटेलर। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चर क्या है? फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, बियरिंग रिस्क, एक्सपर्ट एडवाइस, स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी है, हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। सर्विस ऑफ होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? क्या चीज?
अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करवाता है, रिस्क शेयरिंग है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट देता है, मार्केटिंग सपोर्ट देता है, स्पेशलाइज नॉलेज है। सर्विस ऑफ रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, सर्विस कौन देता है? रिटेलर किसको? मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में हेल्प करता है, पर्सनल सेलिंग करता है, एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन है, कलेक्शन मार्केट इंफॉर्मेशन है, हेल्प इन प्रमोशन है। सर्विस रिटेलर टू कस्टमर को क्या देता है? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, कन्वीनियंट इन बाइंग्स है, वाइड सिलेक्शन है, आफ्टर सेल सर्विस देता है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी देता है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनेरेंट और स्मॉल स्केल फिक्स क्या होते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड सेल्स द गुड्स इन स्मॉल लोट्स। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनेरेंट रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर। टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पैडलर्स एंड हॉकर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स। और फिक्स शॉप के क्या एग्जांपल हैं? टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप में स्मॉल रिटेलर्स, लार्ज रिटेलर्स। टाइप्स ऑफ स्मॉल रिटेलर्स में क्या बताया गया है? जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकंड हैंड गुड शॉप, सिंगल लाइन स्टोर। टाइप्स ऑफ लार्ज रिटेलर्स क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टीपल शॉप्स है, मेल ऑर्डर हाउस है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, स्पूपर सुपर मार्केट्स है, शॉपिंग मॉल्स है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स है। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स क्या होते हैं? इटरीरेंट रिटेलर्स में कौन कौन से आते हैं? हॉकर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स। फिक्स शॉप्स में दो बांट दिया, फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर और लार्ज रिटेलर। स्मॉल में जनरल स्टोर, सिंगल लाइन, स्पेशलिस्ट शॉप, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकंड हैंड शॉप्स। ये आपको याद रखने की जरूरत है। और लार्ज रिटेलर्स में आपको डाल दिया गया डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल स्टोर, मेल हाउस को, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। लार्ज स्केल रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या बताया गया है? लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन कौन से होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मल्टीपल स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, सुपरमार्केट, फ्रेंचाइजी। इसमें क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या बोला गया है? डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज एस्टेब्लिश विच सेल्स ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, एम्स टू सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द वन रूफ। फीचर्स क्या है? लार्ज स्टोर्स है, विल सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, स्टोर लोकेटेड हार्ट ऑफ सिटी है, स्टोर आर मैनेज्ड by the board of directors. These stores have the storage facility. अब बात आती है कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर क्या हो गया भाई, क्यों काम नहीं कर रहा? डिपार्टमेंटल स्टोर के क्या एडवांटेजेस है? अट्रैक्ट करते हैं लास्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स को, कन्वीनियंस इन बाइंग है, मोर सर्विस आर प्रोवाइडेड, बेनिफिट फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस है, सेल्स गेट इंक्रीज बाय एडवर्टाइजमेंट। और डिसएडवांटेज क्या है? लेस पर्सनल अटैच कम होता है, मोर कॉस्ट आती है, मोर चांस ऑफ लॉस है, फार अवे फ्रॉम होम है। चेन और मल्टीपल शॉप, चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर क्या है? चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स आर द नेटवर्क रिटेल शॉप which are owned by a single business enterprises under the types of arrangement, number of shops with a similar appearance established in localities spread over the different parts of a country. Those different shops normally deals in standardized or branded consumer products which have rapid sales turnover. Features क्या क्या है इसकी? These shops are located in popular locality. Goods are dispatched from head office से। Each shop is under the head of ब्रांच सुपरविजर। ब्रांच का जो हेड होगा वो क्या करेगा? इसको सुपरवाइज करेगा। उसके बाद क्या है? ऑल ब्रांच आर कंट्रोल बाय द हेड ऑफिस से कंट्रोल की जाएगी। ऑल सेल्स जो कैश पे बेची जाएगी। ऑल हेड ऑफिस अपॉइंट द इंस्पेक्टर हु डू सुपरविजन। चेन स्टोर का क्या एग्जांपल है? मल्टीपल स्टोर में क्या गिवन है? देखो एडवांटेजेस क्या गिवन है। क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? अरे एडवांटेजेस में है लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, मीडियम एंड अवॉइड्स है, कैश बेसिस है, रिड्यूस रिस्क रिड्यूस है, लो कॉस्ट ऑफ अवॉइडेंस मिडलमैन है, प्लेस। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड वैरायटी ऑफ अवेलेबल है, नो पर्सनल टच है, प्रॉब्लम एंड चेंज इन डिमांड है, डिले इन डिसीजन है। अब बात आता है कि मेल ऑर्डर हाउस क्या होता है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मेल ऑर्डर हाउस क्या है?
Mail order house are the retailer outlets है that sells merchandise through the mail. These are generally no direct personal contact नहीं होता buyers और sellers के बीच में. In this type of trading, for obtaining order, potentially customer are approached through the advertisement, newspaper, magazine, circular catalog, samples, bills, price lists sent to them by post. Advantages क्या है? एडवांटेजेस क्या है मेल ऑर्डर हाउस की? क्या है? दी शॉप्स आर लोकेटेड इन पॉपुलर सिटीज, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन है, एब्सेंस ऑफ बैड डेट्स है, वाइड रीच है, कन्वीनियंस है. लिमिटेशन क्या है? लैक पर्सनल टच है, नो आफ्टर सेल सर्विस है, डिले डिलीवरी है, हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विस है, हाई प्रमोशन कॉस्ट है, नो क्रेडिट फैसिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज है. अब बात आती है कि जीएसटी हमने पढ़ लिया है, जीएसटी को एक बार फिर दोबारा भी हम देख लेंगे. अकाउंटेंसी में भी है और बीएससी में भी है, तो जीएसटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. जीएसटी क्या बोला है? गुड्स सर्विस टैक्स फुल फॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको बता दिया गया है. इसने सारे टैक्सेस को हटा दिया जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और एक टैक्स ला दिया जिसका नाम बोला गया है जीएसटी. और कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को. क्लियर है बात? और किसके मॉडल पे था? कनाडा के बेस के मॉडल पे था. कौन से देश में पहले लागू किया गया था? फ्रांस में लागू किया गया था. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन है, स्ट्रीमिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ग्रोथ रिवेन्यू है, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीसिटी मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स है, वन पॉइंट सिंगल टैक्स है, रिडक्शन इन एवरेज बर्डन है, रिडक्शन इन करप्शन है. अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी. सीजीएसटी को बोला गया है सेंट्रल लेवल या सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड सर्विस टैक्स. एक है आईजीएसटी, एक है आईजीएसटी जिसको बोला गया इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स. क्लियर है बात? ये सब आपको बता दिया गया है, इसमें आपको इतनी जरूरत है नहीं. कब लागू हुआ था ये आपको पता होना चाहिए. अब बात आती है कि जो हमारा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज आपको बता दिया है उसी में ही है, उसके अलावा नहीं है. 4 स्लैब है, एक याद रख लेना. कितनी स्लैब है? 4 है. 4 स्लैब कौन कौन सी है ये आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद आता है कि होलसेलर. अब की पॉइंट्स आते हैं. होलसेलर कौन होते हैं? रिटेलर्स कौन होते हैं? जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इंटरमीडिएट रिटेलर, दोज हु डू नॉट हैव फिक्स प्लेस टू ऑपरेट. उसके बाद आता है पेडलर्स एंड होकर्स. क्या होते हैं? स्मॉल पैटी ट्रेडर्स है हु carry the products on bicycle, hardcraft on their heads, moving from place to place share their merchandise door at a customer के डोर पे. उसके बाद आता है मार्केट ट्रेडर्स. क्या होता है? स्मॉल ट्रेडर्स हु ओपन देयर टेम्पररी शॉप एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द फिक्स डेज और डेट. जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी दिन ही वो दुकान खुलती है या फिक्स डे को या फिक्स दिन ही, तो वो हमारे मार्केट ट्रेडर्स होते हैं. स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं? स्मॉल हु है who have places for floating population selling the consumer items on common use. चीप जैक्स क्या होते हैं? ऑल्सो ये क्या है? आर द पैटी ट्रेडर्स. क्या होते हैं? पैटी ट्रेडर्स हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप ऑफ टेम्परेरी नेचर इन बिजनेस लोकेलिटी. फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं? क्या होता है? स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स हु हैव रिटेल शॉप एट ए परमानेंट एस्टेब्लिश टू सेल देयर मर्चेंडाइज. जनरल स्टोर क्या है? रिटेल स्टोर फाउंड इन रेजिडेंशियल एरिया. जो आपके घर के पास दुकान होगी वो एक क्या है? जनरल स्टोर है, जहाँ पे डेली यूज लोकल रेजिडेंशियल दैट एरिया, मतलब जनरली प्रोडक्ट सारे मिल जाते हैं. स्पेशल अवेलेबिलिटी शॉप्स क्या है? A special shop deals in the goods having the same some kind of special or specific line है. Street stall holders क्या होते हैं? Small vendors commonly found at street crossing selling goods at a cheap variety
floating customer by displaying the goods in their store. Second hand goods shop क्या है? Shops means those customers who cannot afford to buy first hand goods. नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होती है? इट इज लार्ज साइज लार्ज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट है कंस्ट्रक्टिंग सेवरल डिपार्टमेंट्स अंडर द वन रूफ है। चेन स्टोर क्या होती है? मल्टीपल शॉप्स आर द नेटवर्क रिटेल स्टोर हु आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर और द इंटरमीडिएट सेलिंग सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मेल ऑर्डर हाउस क्या है? रिटेलर आउटलेट सेट देयर मर्चेंडाइज थ्रू द मेल। ऑक्ट्रे क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है बाय द लोकल गवर्नमेंट कंपनी ऑन द गुड्स है। अब बात आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या बताया गया है? देखो पहले, बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस विद इन द ग्लोबल इंटरप्राइजेज, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्या कहलाते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। और जो एक कंट्री के अंदर ही सब कुछ किया जाता है जोग्राफिकल विद इन द बाउंड्री, और उसको बोले जाएंगे डोमेस्टिक, और जो बाहर किए जाएंगे उसको क्या बोले जाएंगे? इंटरनेशनल। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, ये हमारा क्या किया जाता है? एक दूसरे से दूसरे कंट्री में भेजा जब जाता सामान विशेष भेजा जाता है। और कहने का मतलब, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम किया जाता है वो होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में या एक्सटर्नल बिजनेस में। अब बात आती है हमारा की एस्पेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट विद डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। क्यों? नेशनलिटी ऑफ बायर्स है, नेशनलिटी अदर स्टेक होल्डर्स है, मोबिलिटी फैक्टर्स है, कस्टमर हेट्रोजीनियस अक्रॉस द मार्केट है। उसके बाद डिफरेंस इज बिजनेस सिस्टम प्रैक्टिस है, पॉलिटिकल सिस्टम रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। स्कोप्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, सर्विस एक्सपोर्ट्स है, लाइसेंसिंग प्राइसेस है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेनिफिट क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के? नेशन को, मतलब कंट्री को, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज है, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ। स्टैंडर्ड लिविंग भी इससे क्या होती है? इंप्रूवमेंट होती है। अब बात आती है कि फर्म को क्या फायदा है इससे। कहा चला गया भाई? फर्म को क्या फायदा है? प्रोस्पेक्टस ऑफ हायर प्रॉपर्टी है, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ है, वे आउट ऑफ इंटेंशन कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट है, इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस विजन है। अब आता है इंपोर्ट ट्रेड एक्सपोर्ट मीनिंग प्रोसीजर। क्या क्या प्रोसीजर है? अब बात आते हैं कि वे ऑफ इंपोर्टिंग, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग की क्या है? एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। फर्म इटसेल्फ अप्रोच ओवरसीज बायर सप्लायर्स लुक आफ्टर द फॉर्मेलिटीज, वो डायरेक्ट मेथड है। जिसमें पार्टिसिपेशन इज मिनिमम, मोस्ट ऑफ टास्क आर कैरिड आउट, मिडलमैन का यूज किया जाता है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट में। अब बात आता है एडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का। क्या एडवांटेज है? इजी वे ऑफ गेनिंग एंट्रीज है, लेस इन्वॉल्वमेंट है, डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आता है हमारा, कहाँ स्क्रीन क्यों गायब हो रही है? लिमिटेशंस क्या है? क्या है देखिए, इनवॉल्व एडिशनल पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा आती है, नो फिजिबल ऑप्शंस है, डू नॉट हैव मच पर्सनल कांटेक्ट विद द फॉरेन मार्केट। एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है? पहले, रिसिप्ट्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ सेंडिंग कोटेशन, रिसिप्ट्स ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, assessing import credit worthiness of securing guarantee for payment, obtaining export license, obtaining pre-shipment finance। तो ये हमारा प्रोसीजर फॉर प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स है।
उसके बाद करेंगे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, एक्सरसाइज क्लियरेंस है, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स है, कस्टम क्लियरेंस है, ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट है, पेमेंट ऑफ फॉरेन एंड इंश्योरेंस ऑफ बिलिंग ऑफ लैंडिंग है, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइसेस, सिक्योरिंग ऑफ पेमेंट है। इतना लंबा चौड़ा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या है? सेम प्रोसीजर है। क्या ट्रेड इंक्वायरी करेगा, पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस करेगा, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज करेगा, प्लेसमेंट इन या ऑर्डर और इंडेंट करेगा, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करेगा, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस करेगा, रिटायरमेंट ऑफ क्या करेगा, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट करेगा, अराइवल ऑफ गुड्स करेगा, कस्टम क्लियरेंस, रिलीज ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट्स, अब मेजर डॉक्यूमेंट्स इन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, मेजर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा? मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उसमें? डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स कि मेन डॉक्यूमेंट है किसकी? कस्टम ऑफिस ग्रांट परमिशन टू फॉर द एक्सपोर्ट्स के लिए। मेट रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप when the cargo is loaded on the boat and contains the information about the name, vessel, berth, date of shipment. उसके बाद हमारा बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग क्या है? आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द फ्रेट द शिपमेंट कंपनी इशूज ए बिल ऑफ लैंडिंग विच सर्व्स एन एविडेंस दैट द शिपिंग कंपनी हैज एक्सपेक्टेड द गुड्स, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गुड्स फॉर कैरिंग द डेस्टिनेशन, मतलब एक तरीके रिसिप्ट मिलेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स में क्या क्या चीज चाहिएगी? एक्सपोर्ट इनवॉइस चाहिएगा, पैकिंग लिस्ट चाहिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू शिपमेंट में क्या चीज चीज चाहिएगा? मेट रिसिप्ट्स, शिपिंग बिल्स, बिल ऑफ लैंडिंग, एयरवे बिल, मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी, कार टिकट्स, ये हमारे चाहिए शिपमेंट में। ये हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट में चाहिएगा हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। मेजर डॉक्यूमेंट ऑफ एन इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रेड इंक्वायरी है, प्रोफोर्मा इनवाइस है, इम्पोर्ट ऑर्डर ऑफ इंडेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, शिपमेंट एडवाइस है, बिल ऑफ लैंडिंग है, एयरवे बिल है, बिल्स ऑफ एंट्री है, बिल ऑफ यूज है, साइन ड्राफ्ट है, यूसेंस ड्राफ्ट है, इम्पोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट है, डोक चालान है। तो ये सब हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कब किस में क्या रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन वर पार्टिसिपेटेड इन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एग्रीड अपॉन हैविंग द सम arrangements upon themselves to liberate world from high customer tariffs restrictions were worthy of that time। the arrangement comes known as the, जिसको बोला जाता है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, GAAT की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है गेट was ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किस में ट्रांसफर हो गया? WTO में। कब से? 1 जनवरी 1995 से क्या किस में ट्रांसफर हो गया? हमारा WTO में। जो WTO है परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ट्रीटी रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द मेंबर स्टेट्स। क्लियर है बात? अब बात आता है क्या है, क्या चीज? as the principle of international body concerned the solving the problems between the country, providing a forum of multilateral trade negotiation has the global status, so that IMF and World Bank India is founding the member of the WTO। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO क्या है?
to ensure reduction of tariffs, world trade barriers, engage in such activity which improve the standard of living, facilitate optimum use of world resources, promotes integrated, more viable, durable trading system है। अब बात आते हैं की टर्म्स क्या है हमारी, देखो इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन एक्सचेंज है, एक्सपोर्ट ट्रेड किसको बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग क्या है, ये टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेयर ए फर्म एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद a new firm local manufacturing foreign countries to get certain components of goods as a its specification। लाइसेंसिंग का मतलब है, लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विच वन फर्म ग्रांट्स एक्सेस टू पेटेंट्स ट्रेड सीक्रेट्स टेक्नोलॉजी टू अनदर फर्म फॉरेन कंट्री फॉर ए फ्री। रॉयल्टी द फीस पेड फॉर लाइसेंसिंग, जो फीस पे की जाती है लाइसेंसिंग के लिए उसको क्या बोला जाता है, रॉयल्टी। फ्रेंचाइजी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग इन विच फ्रेंचाइजी नॉट सेल intangible property normally trademark to the franchisee, but instead of franchisee agrees to abide a strict rule as to how to do its business। ज्वाइंट वेंचर क्या है, ज्वाइंट वेंचर में बोला है इस्टेब्लिशिंग ए फर्म दैट इज जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर अदरवाइज इंडिपेंडेंट फर्म्स। इंडेंट मतलब क्या होता है, इट इज ए डॉक्यूमेंट इन विच बायर ऑर्डर्स फॉर सप्लाई ऑफ रिक्वेस्ट गुड्स टू द सप्लायर। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बायर ऑर्डर देता है सप्लाई ऑफ रिक्वेस्ट किसकी, गुड्स की, किसको, सप्लायर्स को। अब वाला आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या बताया गया है, इट इज अ डॉक्यूमेंट that contains guarantee from the importer banks to the exporter bank to the owner of the payment certain amount of bill issued by the exporter of goods। शिपिंग ऑर्डर क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन रिजर्वेशन शिपिंग स्पेस टू शिपिंग कंपनीज इश्यूज शिपिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन टू शिप टू रिसीव द गुड्स ऑन बोट। एक ऑर्डर मिलता है जहां से आपका सामान भेजा जाएगा, जिस शिप में आपको भेजा जाएगा उससे एक लेटर मिलेगा कि आपका सामान इस शिप में चढ़ाया जाएगा, स्पेस ऑक्युपाई कर दी जाती है, तो वो बोला जाता है शिपिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा आता है शिपिंग बिल। क्या आता है, मेन डॉक्यूमेंट्स है किसका, बेसिस विद द कस्टम ऑफ जनरल ग्रांट परमिसेस, जनरल परमिसेस फॉर द एक्सपोर्ट। अब होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में क्या बताया, दिस इज अ सर्टिफिकेट दैट स्पेसिफाइज द कंट्री इन विच द गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड और एंड द इम्पोर्टर इम्पोर्टर क्लेम टैरिफ, मतलब जहां से गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, इंपोर्ट किया गया है, और अदर एग्जाम्पशन ऑफ द गुड्स originated from the certain specified countries। कैजुअल consular invoice क्या कहता है, it is a document signed by the consul of the importer's country stationed in the exporter country which shows the certificate value of concerned exports goods for the payment of import duties। एक होता है documents against the acceptance। इसमें क्या बताया गया, इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, यूएनस ड्राफ्ट। द ड्रोवर्स ऑफ द बिल इंस्ट्रक्ट द बैंक्स हैंड ओवर क्या करता है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आता है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पेमेंट। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पेमेंट में क्या बताया गया, इन दिस केस ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोला जाता है साइड ड्राफ्ट। द ड्रोवर इंस्ट्रक्ट द बैंक टू हैंड ओवर द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू इंपोर्टर ओनली अगेंस्ट पेमेंट। गेट का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ। टीफा का फुल फॉर्म है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट।
बीआईटेल का बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ईआईटी का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ट्रेड, पीटीए का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एटीसी का एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल ऑन क्लोथिंग, ट्रिप्स का ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये था हमारा रिवीजन पूरी बिजनेस स्टडी का। अगर आपको लाइक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।